विद्यालय की छात्र भैया बहनों ने और अपनी इस सामूहिक नृत्य के माध्यम से हमारी प्रत्येक गतिविधि का जो केंद्र होता है, हमारा प्रत्येक कार्य इस भारत माता की जयकार के लिए होता है। इन्होंने अपने इस नृत्य के माध्यम से और अपने तरीके से उस भारत माता की वंदना की, जयकार की। हमारे प्रत्येक कार्यक्रम की एक विशेषता रहती है, क्योंकि हम संस्कृति के उत्थान में लगे हैं। विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान अपने विभिन्न आयाम संस्कृति के उत्थान के लिए हैं, जिसमें हमारी निबंध प्रतियोगिता हम करते हैं। अभी ये संस्कृति महोत्सव महापुरुषों के चित्रों से जो हमारा परिचय होता है, ये सभी कार्य विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान जिस कार्य में वर्षों से लगी हुई है। हमारे प्रत्येक कार्यक्रम का एक उद्घाटन और उसमें अतिथियों का परिचय और उनका सम्मान करने की हमारी परंपरा है। मैं इस परंपरा की पूर्ति के लिए विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय श्री अनुज कुमार अकेला जी से आग्रह करता हूं कि वे इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों का परिचय व सम्मान करें। उससे पूर्व मेरा आग्रह प्रदेश सचिव जी से कि अतिथियों विशिष्ट अतिथियों को लेकर मंच पर आए। अतिथियों से आग्रह कि वे मंच पर अपना आसन ग्रहण करें और प्राचार्य जी से निवेदन कि मंचस्थ अतिथियों का एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का हम सभी से परिचय करवाएं। आदरणीय श्री अनुज कुमार अकेला जी। A very warm and vibrant namaskar to all of you. All of you are welcome to the valedictory session of Akhil Bharatiya Sanskriti Mahotsav organized by Vidya Bharati Akhil Bharatiya Sanskriti Shiksha Sansthan. On this auspicious occasion, our great personality is present among us. It is said that a dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. Like this, हम सबों के बीच उपस्थित हैं डॉक्टर कृष्णनंदन सिंह जी, एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, पटना हाईकोर्ट। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत
और अभिनंदन है। मैं आपके अभिनंदन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं इस शहर के, सीतामढ़ी शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार जी। डॉक्टर राजेश कुमार जी से आग्रह, आप मंच पर आने का कष्ट करें और श्रीमान का अभिनंदन करने की कृपा करें। डॉक्टर राजेश कुमार जी। करतल ध्वनि से अभिनंदन विद्यावानों के द्वारा। आपने अपना मूल्यवान समय निकालकर इस हमारे विद्यालय को दिया, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सहभागिता दी और इस समापन सत्र में हमारे बीच और भी गण्यमान उपस्थित है। It is said that fragrance of flower goes only in the direction of the wind, but goodness of a person spreads in all the direction. ठीक ऐसे ही हमारे बीच उपस्थित है सामान्य वेशभूषा में रहने वाले, राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्रीमान जतिन शर्मा जी। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री आग्रे जी। सीता संवाद का एक कार्यक्रम आपका चलता है, आप उसके निदेशक हैं। आपसे आग्रह, आप श्रीमान का सम्मान करने की कृपा करें। श्री आग्रे जी। करतल ध्वनि से स्वागत श्रीमान का। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच और भी अतिथि उपस्थित हैं। आप हैं श्रीमान कुलवीर शर्मा जी, सचिव, माननीय सचिव विद्या भारती अखिल भारतीय संस्कृति शिक्षा संस्थान। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्रीमान ललित कुमार गोस्वामी जी, प्रभारी विद्या भारती अखिल भारतीय संस्कृत शिक्षा संस्थान। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रामकिशोर सिंह जी, माननीय विभाग संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान शाली राम जी, माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री उत्तर पूर्व क्षेत्र। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी ने सुना है, आइंस्टीन भी पश्चिम के ज्ञान की एक सीमा बताता है। पश्चिम का ही फिलोसोफर बर्टन रसल वो भी पश्चिम के ज्ञान की सीमा इस ब्रेन तक बताता है। मैं प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा कि मंचस्थ हमारे आदरणीय डॉक्टर ललित बिहारी जी का परिचय भी हम सबसे करवाएं। मैं क्षमा चाहता हूं, अपने बीच उपस्थित हैं ललित कुमार गोस्वामी जी। आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने विद्यालय के माननीय कोषाध्यक्ष, साथ ही इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान अमरेंद्र कुमार सिंह जी। और ललित बिहारी गोस्वामी जी, आप विद्या भारती अखिल भारतीय संस्कृति शिक्षा संस्थान के प्रभारी हैं। करतल ध्वनि
स्वागत 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य जी, तुरंत भूल सुधार हुई। तो हमारे आइंस्टीन और बर्टन रसेल जो पश्चिम के ज्ञान को इस ब्रेन तक सीमित बताते हैं और अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि पश्चिम का ज्ञान इस भौतिक जगत का शोधन, उस पर रिसर्च कर सकता है, परमाणु का शोधन कर सकता है, परंतु इस हृदय का विकास नहीं कर सकता जिसकी परंपरा केवल भारत में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से होती है। और विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, मुझे ये कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि इसी कार्य को करने में वर्षों वर्षों से लगी हुई है। अपने इस संस्कृति महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न सत्र रहे। अपने देश प्रदेश में अखिल भारतीय अधिकारियों का प्रवास हमारे मध्य में रहा। कुछ सबसे अवगत करवाने के लिए अपने विद्या भारती लोक शिक्षा समिति बिहार के प्रदेश सचिव आदरणीय श्री रामलाल सिंह जी से मेरा आग्रह कि वो वृत्त निवेदन के माध्यम से और हम सभी को इस पूरे संस्कृति महोत्सव की विभिन्न गतिविधियों एवं प्रवासी अधिकारियों से हम सबको अवगत करवाएं। अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव के समापन सत्र में सरस्वती विद्या मंदिर के इस सभागार में उपस्थित मंचस्थ और संचस्थ सभी लोगों का मैं विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र की ओर से एक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, जगत जननी माता सीता के प्रकाश स्थल पर यह कार्यक्रम आयोजित करके हम पुण्य के सभी भागी बने हैं और माता का आशीर्वाद भी आज हम सब लोग को प्राप्त हुआ है। वास्तव में परिस्थिति की पाठशाला मनुष्य को जीवन के सबसे कीमती शिक्षा देती है। आज जो वातावरण 3 दिनों से बंद करके हम सब लोग यहाँ जो प्रेरणा ले रहे हैं वह किसी किताबों में लिखी हुई बात से नहीं, संपूर्ण वातावरण से हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे आध्यात्मिक और संस्कृति से ओत अपने इस सभागार में मैं इस कार्यक्रम के वृत्त के लिए उपस्थित हूँ। हमारे संपूर्ण देश में 11 क्षेत्रों में विभाजित अपना स्वरूप है। उसमें 11 क्षेत्र में से 11 क्षेत्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उपस्थित हैं। यह सौभाग्य है। इसमें हमारे 123 भैया और 163 बहनों ने मिलकर 286 प्रतिभागिता के साथ कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इन भैया बहनों के मार्गदर्शन के लिए जो साथ में संरक्षक आचार्य हैं वो कुल 60 हैं, पुरुष और महिला आचार्य भी 51, कुल 111। यह भी शुभ होता है। हमारी इस व्यवस्था में लगे हुए ऐसे 95 आचार्य बंधु भगिनी परिवार है विद्यालय का, वो सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे इस कार्यक्रम के अवसर पर हम सब लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेने के लिए। उसमें श्री श्री अनंत जी मधुकर मुठिया बाबा के नाम से लोकप्रिय इस क्षेत्र में, उनका हम सब लोग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र में जाने माने एक ऋषि महर्षि, जहाँ के अखंड राम नाम का जाप चल रहा है और अखंड दीप जल रहा है, वहाँ के साधक साधना करने वाले डॉक्टर सुखदेव दास जी महाराज जी का भी संस्कृति वार्ता में भैया बहनों का लाभ मिला। हमारे उद्घाटन से लेकर अभी तक संगठन के शीर्ष अधिकारी आदरणीय श्री गोविंद चंद्र महंत जी
माननीय संगठन मंत्री विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का पाथेय प्राप्त हुआ। आज हम सब लोग को माननीय यतीन्द्र जी शर्मा, माननीय सह संगठन मंत्री विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का प्राप्त होना है। श्रीमती साधना भंडारी जी उपाध्यक्ष विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, उनका भी हम सब लोग को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आदरणीय श्री कुलवीर शर्मा जी, माननीय सचिव संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र, आपका भी हम सब लोग को पाथेय मार्गदर्शन और आशीर्वाद पूरे दिन तक प्राप्त हुआ है। आपने कार्यकर्ताओं को चलते फिरते भी काफी उत्साहित किया है। आदरणीय डॉक्टर ललित बिहारी गोस्वामी जी, माननीय सदस्यक विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र के, आपका भी इस कार्यक्रम को पूरे समय तक हम सब लोग को मार्गदर्शन मिल रहा है। और डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी जो हमारी कार्यकारिणी के सदस्य है, उनका भी हम सब लोग को प्राप्त हुआ, आज प्रस्थान की है। ऐसे अनेक अनगिनत लोगों का हम सब लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और यह जो कार्यक्रम वो इन विषयों पर केंद्रित रहा। हम प्रश्न मंच के माध्यम से भैया बहनों की क्षमता को देखा है, दर्शक दांतों तले उंगली दबाए हैं, कथा कथन ऐसे श्रेष्ठ वक्ता बनेंगे, ये सब कुछ गुंजाइश दिख रहा था। तत्कालिक भाषण भी उसी प्रकार से हम सब लोगों ने मिल करके आह्लादित हुए कि ऐसे भी वक्ता हो सकते हैं जो विश्व स्तर पर जा सकते हैं। ऐसी क्षमता दर्शकों को महसूस हुआ। मूर्ति कला के माध्यम से हम एक बड़े कलाकार हो सकते हैं और इतने कम समय में इतना स्वरूप दे सकते हैं। इन चीजों का भी दर्शन हम सब को करने को होगा। प्रदर्शनी की दृष्टि से लोक नृत्य का प्रदर्शन हम विविध रेतों के माध्यम से प्राप्त किए। आचार्य जी का पत्रवाचन भी हुआ, संस्कृति वार्ता भी आयोजित की गई, संस्कृति का प्रदर्शनी भी हुआ। संपूर्ण देश के रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, वेशभूषा भी हम सब लोगों ने दर्शन किया। देव दर्शन भी हम सब लोग किए। ऐसे तो देश में उत्तराखंड में हम लोग को जाना पड़ता, परंतु उत्तराखंड का देव दर्शन यहीं से कार्यक्रमों के माध्यम से हो गया। और देवी का भी दर्शन आज प्रातःकालीन हम सब लोग किए हैं। इस प्रकार से समग्रता में संस्कृति महोत्सव के जो भाग हैं, सभी आयामों को सरलता और सहजता के साथ जगत जननी माता सीता की कृपा से हम सब लोग सफल करते हुए दिख रहे हैं। माँ के आशीर्वाद से हम सब लोग को यह सुखद अनुभूति हुई कि यह संस्कृति महोत्सव संपूर्ण भारत का दर्शन एक साथ, यह सामान्य कार्यक्रमों से नहीं संभव है। और न हम सब लोग इतना संपूर्ण देश का प्रवास कर सकते हैं। एकत्रीकरण के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से लघु भारत का दर्शन करते हुए स्वाभिमान के साथ हम लोग खड़े हैं। यह भारत माँ विश्व गुरु बने, सब लोगों ने यही संकल्पना ली है। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऊर्जावान डॉक्टर अपने श्री रामलाल सिंह जी, प्रदेश सचिव लोक शिक्षा समिति बिहार। अभी हमने जिस हृदय के विकास की बात की, इस भारत में उस गुरु शिष्य परंपरा, गुरु जहां अपने विचारों को अपने आचरण में ढालकर उस प्रकाश से प्रकाशित करता है अपने संपर्क में आने वाले छात्र भैया बहनों को। और ऐसी शिक्षा को ही विद्या भारती ने, और इसलिए अपना मुख्य मूल मंत्र बनाया, सा विद्या या विमुक्त। ऐसी विद्या जो हमें जीते जी मुक्त कर दे, और वही विद्या उस हृदय का विकास करती है। तो आइए आज के इस समापन समारोह में एक ऐसे संगठन के वरिष्ठ अधिकारी जिनका परिचय करवाया गया, मुझे उसका उल्लेख पुनः करने की आवश्यकता नहीं है। अपने विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के सह संगठन मंत्री श्री यतीन्द्र शर्मा जी का उद्बोधन हम सुने। उससे पूर्व एकल गीत, तत्पश्चात
आपका उद्बोधन हम सभी को सुनने को मिलेगा और हम सभी छात्र भैया बहन जैसे सभी कार्यक्रमों में कमर सीधी करके और हंसते मुस्कुराते बैठते श्रवण किया है हमने। अभी भी हम उसी प्रकार पूरे कार्यक्रम का आनंद लेंगे और विचारों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे, जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे, सबकी तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे। प्राची की अरुण छटा यज्ञ की आभा विभा है, प्राची की अरुण छटा यज्ञ की आभा विभा है। अरुण ज्योतिर्मय ध्वजा है, दीप दर्शन क्या करे, सबकी तन मन धन तुम्हारे भेंट अर्पण क्या करे। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे, जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे। वेद की पावन ऋचा आज तक जो राग गूंजे, वेद की पावन ऋचा आज तक जो राग गूंजे। वंदना के स्वरों में, वंदना के स्वरों में तुझ वंदन क्या करे, सबकी तन मन धन तुम्हारे भेंट अर्पण क्या करे। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे। राम से अवतार आए कर्म में जीवन चढ़ाए, राम से अवतार आए कर्म में जीवन चढ़ाए। अजिर तन मेरा चलाए और अर्चन क्या करे, सबकी तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे। पत्र फूल और पुष्प जल से भावना ले हृदय तल से, पत्र फूल और पुष्प जल से भावना ले हृदय तल से। प्राण के पल पल विपल से, प्राण के पल पल विपल से आज आराधना क्या करे, जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे। इस संस्कृति महोत्सव के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के नाते उपस्थित
श्रीमान डॉक्टर कृष्णनंदन सिंह जी, संस्कृति शिक्षा संस्थान के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में संरक्षक, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर ललित बिहारी गोस्वामी जी, सचिव संस्कृत शिक्षा संस्थान कुलवीर कुमार शर्मा जी, संगठन के अन्य अनेकानेक पदाधिकारीगण, आमंत्रित महानुभाव, सज्जनवृंद, मातृशक्ति, विद्यालय और बाहर के विद्यालयों से आए हुए सभी संरक्षक, आचार्य बहन और भाइयों तथा आत्मीय भैया और बहनों, ये सही है कि आप नीचे से ऊपर तक स्पर्धा करते हुए यहाँ तक आए हैं, लेकिन संस्कृति स्पर्धा का विषय नहीं, संस्कृति जीने का विषय है, संस्कृति जीवन का विषय है। और इसलिए संस्कृति राष्ट्र की अस्मिता होती है, राष्ट्र की पहचान होती है, राष्ट्र की आत्मा होती है और राष्ट्र की चिति कहलाती है। संस्कृति अगर समाज में से लुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उस राष्ट्र की पहचान नष्ट हो जाती है। उस राष्ट्र की जो सब प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से वह राष्ट्र गिर जाता है। इसलिए कालांतर में 1000 वर्ष हमारे देश के अंदर जो संघर्ष का कालखंड रहा, जिसमें से 800 वर्ष मुगलों का कालखंड रहा, 200 वर्ष अंग्रेजों का कालखंड रहा, तो 1000 वर्ष में हम संघर्ष करते रहे, जिसके कारण से अनेक प्रकार की विकृतियां हमारे समाज जीवन के अंदर निर्माण हो गई। 3 बातें मनुष्य के जीवन में रहती है। एक, उसका जीवन प्रकृति प्रदत्त रहता है। प्रकृति जैसा भूख लगी, प्यास लगी, ये प्रकृति प्रदत्त है, स्वाभाविक। लेकिन प्रकृति के अनुसार अगर छीन कर खाना, झपट कर खाना, किसी को प्रताड़ित करके खाना, किसी का शोषण करके खाना, यह विकृति है। और दूसरों को बांट कर देना, दूसरों को हित में काम करना, ये संस्कृति है। और इसलिए हमारे देश के अंदर त्याग को महत्व दिया गया है। जीवन में जितना भी त्याग ये मनुष्य कर सकता है, यानी यहां तक हमारे यहाँ त्याग के उदाहरण हैं कि समाज के हित में हड्डियां भी एक ऋषि ने अपनी दान दे दी। उस प्रकार का एक सामाजिक जीवन हमारे देश का रहा है। त्याग में, भोग में जीवन हमारे देश का नहीं रहा। हमारी संस्कृति ये त्याग में रही है। दूसरा, हमारी संस्कृति ये यज्ञ में है। जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक यज्ञ की व्यवस्था हमारे देश के अंदर जीवन में है। हर प्रकार का यज्ञ, यज्ञ का तात्पर्य है अपनी आहुतियां दे। जो कुछ हमारे पास है वो समाज को, राष्ट्र को समर्पित करना, ये यज्ञ संस्कृति हमारे यहाँ कहा गया। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत्। जो कुछ है उसमें से अपने जीवन के लिए जितना आवश्यक है कम से कम उसका उपभोग करते हुए समाज के लिए, राष्ट्र को उसको देना, यही हमारे महापुरुषों ने हमारे यहाँ कहा। और इसलिए त्याग की पराकाष्ठा हमारे देश के अंदर रही। इसलिए हमारी संस्कृति ये यज्ञमय संस्कृति है। दूसरा, हमारी संस्कृति मातृत्व की है। गंगा, गीता, गायत्री, तुलसी, जिसने भी हमारे जीवन के लिए अंदर योगदान दिया, जीवन को जीने की कला सिखाई, वो सबको हमने माता माना। मातृत्व हमारे जीवन के अंदर, हमने प्रकृति को भी माता कहा, मातृत्व। हमने इस पृथ्वी को भी माता कहा,
हमने इस पृथ्वी को मातृत्व की दृष्टि से देखा। और इसलिए कई बार मैं भैया बहनों में जाता हूं तो हमको सबको मालूम है कि कुछ पश्चिम का भी प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर हुआ है। तो मैं भैया बहनों से पूछता हूं विद्यालय में कि अपने घर में जब जाते हैं तो माँ को क्या कहते हैं? आप में से कितने भैया बहन हैं जो अपनी माँ को माँ कहते हैं? कितने भैया बहन? हाथ उठाओ। माँ कहते हैं, माँ, मम्मी नहीं कहते, माँ कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो जो मम्मी कहते हैं उनसे मैं कहता हूं कि जब माँ को मम्मी बोलते हो तो भारत माता को भी भारत माता क्यों बोलते हो? तो इसकी जयकारा करना है तो भारत मम्मी बोलो। तो बच्चे भैया बहन इसके लिए सहमत नहीं होते। ये अपसंस्कृति। और इसलिए 4 हमारे यहां व्यवस्थाएं दी: हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और हिंदू दर्शन। ये चारों को अपने जीवन के उतारना, इसी को अपने हिंदुत्व कहा। विद्या भारती ने अपने लक्ष्य में रखा है कि हम हिंदुत्व निष्ठ बालक और बालिकाओं का जीवन निर्माण करना चाहते हैं। यह हिंदुत्व अपने जीवन का अंग बने, हिंदुत्व हमारे जीवन के अंदर आए, हम किसी प्रकार से भ्रमित न हो और इस संस्कृति का हम अपने जीवन में ही नहीं, अपने पारिवारिक जीवन में उतारें, अपने रिश्तेदार मित्रों के जीवन में हम इस संस्कृति को ले जाएं और इस संस्कृति की पहचान कराएं, संस्कृति का ज्ञान कराएं। संस्कृति के लिए 2 बातें बहुत आवश्यक है। संस्कृति की रक्षा के लिए शस्त्र भी आवश्यक है और संस्कृति के ज्ञान के लिए शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत आवश्यक है। आपने सबने अध्ययन किया, यहां तक अध्ययन करते करते आप संघर्ष करते करते यहां तक आए हो, लेकिन अपने जीवन में अध्ययन मत छोड़िए। संस्कृति के सदग्रंथों का अध्ययन, आप उपनिषद पढ़िए, आप वेदों को पढ़िए, आप पुराणों को पढ़िए, आप दर्शन को पढ़िए, आप गीता का वाचन करिए। और इसलिए इनका जब ज्ञान अपने को अर्जित होगा तो हमको पता लगेगा कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन संस्कृति है, कितनी प्राचीन। और इसलिए हम गीत गाते हैं कि संस्कृति हमारी अति प्राचीन है लेकिन नवीन है। संस्कृति नित्य नूतन है किंतु पुरातन है। पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन है। दुनिया के अंदर आज संस्कृति की पहचान भारत की हो रही है और भारत की संस्कृति के प्रति दुनिया के अन्य लोग आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश की संस्कृति को भ्रमित करने की, तोड़ने की कोशिश भी होती है। हमको भ्रम में डाला जाता है कि हमारी संस्कृति ये खिचड़ी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है गंगा यमुना संस्कृति है। लेकिन संस्कृति मिली जुली नहीं होती। संस्कृति कभी और अनेक संस्कृतियों से अपना देश नहीं बनाया है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भारत के अंदर एक जन है, एक संस्कृति है और एक मातृभूमि है। हम सब उस मातृभूमि के पुत्र और पुत्रियां, यह भाव हमारे सबके मन के अंदर जगे। और फिर जो लोग ये कहते हैं कि गंगा जमुनी संस्कृति है, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यमुना ने गंगा में अपने को प्रयाग में आकर विलय कर दिया है। और आगे आप यहाँ बिहार क्षेत्र के अंदर आए हो, जनक जननी माता की जन्मस्थली पर आए हो, तो आपने देखा हो कि पटना में यमुना नहीं है। पटना में गंगा और यमुना मिलकर ही है, लेकिन यहाँ यमुना नहीं कहलाती है। मिलकर क्या कहलाती है? गंगा ही कहलाती है। यमुना ने गंगा में अपने को विलय किया है। और जो इस देश को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, अनेक वाला देश है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि वह संस्कृति बाहर से आई हुई संस्कृतियां हैं। अगर उनको भारत के अंदर, भारत के जीवन के साथ भारत समरस होना है, इस देश की संस्कृति के साथ मिलकर चलना है, तो भारतीय संस्कृति में ही अपनी संस्कृति को विलय करके भारतीय चिंतन और भारतीय समाज की रचना के आधार पर अपने जीवन की रचना करनी पड़ेगी। उस प्रकार का एक वातावरण देश के अंदर बनाना इस संस्कृति महोत्सव का यही उद्देश्य है। ये केवल स्पर्धा का उद्देश्य नहीं है। और इसलिए ये संस्कृति बोध परियोजना, इसका नाम है। संस्कृति संस्थान जो चलाता है संस्कृति बोध परियोजना है। ये केवल विद्या भारती के विद्यालयों के लिए नहीं है, ये समाज जीवन के अंदर खुला क्षेत्र है। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बालकों को भी प्रेरित करिए कि वह भी संस्कृति ज्ञान परीक्षा में बैठे, निबंध
उसमें जो गुणों की चर्चा हुई है, 56 गुणों की चर्चा हुई, सामाजिक गुण, राष्ट्रीय गुण, वैयक्तिक गुण, इन 56 गुणों के चार्ट को आप देखिए और 56 गुणों में से हम कितने गुणों को आत्मसात कर सकते हैं, अपने सहयोगियों को करा सकते हैं, अपने विद्यालय का वातावरण बदल सकते हैं, अपने परिवार का वातावरण बदल सकते हैं। यह वातावरण समाज का बदले, संस्कृति में वायुमंडल वातावरण इस देश के अंदर रहे और देश एक विजयी विश्व की दृष्टि से दुनिया के अंदर पूजा जाए, इस महान संस्कृति को लेकर यह आयोजन होता है। आप सभी भैया बहनों ने बहुत उत्कृष्टता से इसमें भाग लिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे फिर यही आग्रह करूंगा कि केवल यहाँ रुकिए मन, आगे भी इस देश के अंदर काल गणना का बड़ा वैज्ञानिक ढंग है। काल गणना को ध्यान में रखिए। काल गणना भारत में जितनी वैज्ञानिक काल गणना कही है, तो भारत के महीने कितने हैं, भारत की तिथियां कितनी है, भारत के और सब वर्षों का क्या वर्णन है, कौन कौन से संबत होते हैं, इन सब का ज्ञान आप सब करें, अपने मित्रों को कराएं। इतने आग्रह आप सब भैया बहनों से। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, ऐसे भाव को अपने शिक्षा संगठन मंत्री के उद्बोधन के माध्यम से सुनकर हम सभी छात्र भैया बहन एवं आचार्य, जिनके मुखारबिंद से, जिनके प्रयासों से वो ज्ञान रूपी गंगा प्रतिदिन प्रवाहित होती है विद्यालय में, हम सभी प्रेरित हुए। और मुझे लगता है केवल प्रेरणा यहाँ से लेकर अवश्य ही अपने कार्य क्षेत्र में जाकर उसे अपने व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करेंगे। आपने इस दिशा में विद्या भारती किस प्रकार के प्रयास कर रही है, और विशेषकर विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान अपने भिन्न भिन्न आयामों, विशेषकर संस्कृति बोध परियोजना जिससे पूरा देश जुड़ता है, और उसका उल्लेख किया। मुझे विश्वास है कि हम सभी उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। पुरस्कार वितरण की श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार रह गए थे चैंपियनशिप के। मैं उस पुरस्कार वितरण हेतु अतिथियों के हाथों से उन छात्रों का उस क्षेत्र का प्रोत्साहन हो और उन विजेता टीमों का उस क्षेत्र का उल्लेख हो, इसके लिए मैं अपने क्षेत्र के क्षेत्र संयोजक श्री विवेक नियन पांडे जी से आग्रह करता हूं कि वे उन टीमों का उल्लेख करें और मंचासीन जो हमारे अधिकारी हैं उनसे उन क्षेत्र के छात्र भैया बहनों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुधीर जी। संस्कृति महोत्सव, अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव के इस विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूरे देश भर के भैया बहनों ने जो प्रतिभा किया है, जो अपनी उपस्थिति दिखाई है, दमदारी दिखाई है, यह वास्तव में हम कहें तो अवर्णनीय है। बहुत ही अच्छी और सुंदर तैयारी सभी भैया बहनों की रही। फिर भी जैसी व्यवस्था है उसमें से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक पुरस्कार पाकर इस स्थान पर रहा, इस कि अभी यहां से घोषणा होगी। प्रथम 3 का सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश 19 अंकों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर रहे हैं। मैं इस क्षेत्र के संयोजक महोदय से और 2 प्रतिभागी से को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, आप पुरस्कार लेने के लिए मंच पर उपस्थित हों। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र 19 अंकों के साथ इस स्थान पर इनके स्वागत में हम सभी करतल ध्वनि करते रहेंगे जब तक मंच पर पहुंचते हैं। निवेदन होगा मंच पर उपस्थित हो, करतल ध्वनि बजाइए। बस एक मिनट से ताली बजाइए। 2 मिनट भी बढ़ाएंगे। 1 4
ये मंच पर जैसे उपस्थित हो तालियों की गड़गड़ाहट हम सभी करेंगे। 5 और निवेदन होगा डॉक्टर कुलवीर शर्मा जी, आप क्षेत्र के इस पुरस्कार को प्रदान करने की कृपा करेंगे। डॉक्टर कुलवीर शर्मा जी, आपका आशीर्वाद हमारे भैया बहन को मिले। बहुत सुंदर, एक बार फिर से हम सभी करतल ध्वनि करेंगे। और इस सुंदर सा क्षण फोटोग्राफी में कैमरे में इस क्षण को हम सभी रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कुलवीर सिंह जी को। द्वितीय स्थान 21 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक और इनके 2 प्रतिभागियों को मिलकर मैं पुनः आमंत्रित करता हूं। और मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर ललित बिहारी गोस्वामी जी, आप हमारे मार्गदर्शक है, संरक्षक है संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र के। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र का को आपका शुभकामना मिले। पुरस्कार कब मिले, फिर से हम पुरस्कार मिलने तक करतल ध्वनि वर्षा ताली करेंगे। वर्षा ताली तेजी से प्रतिभागी मंच पर पहुंचे। दो ताली बजाई, 2 उंगली से। 2 3 4 और जैसे पुरस्कार मिले 4 और पुरस्कार मिल रहा है। हम करतल ध्वनि 5 उंगली से इनका स्वागत करेंगे। पुरस्कार मिलने तक करतल ध्वनि बजती है। बहुत सुंदर। और 23 अंकों के साथ उत्तर पूर्व क्षेत्र, जिस क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित है, इस क्षेत्र को प्रथम स्थान प्राप्त होता है। और इस क्षेत्र के माननीय सह संयोजक और इस प्रांत के संयोजक, आप दोनों से आग्रह होगा मंच पर उपस्थित हो और प्रतिभागी भैया बहन आप भी मंच पर आ जाए। संयोजक और इसके उद्घोषक विवेक ने पांडे जी से आग्रह कि वे मंच पर अपने उत्तर पूर्व क्षेत्र जो प्रथम आया है उसकी अगुवाई करें उस टीम की। ये भैया बहन बैठ जाए आगे, कुछ आगे बैठ जाए घुटने पर। घुटने पर बैठ जाए आगे, शीघ्रता से, समय सीमित है हमारे पास। अधिकारियों से आग्रह कि वे आशीर्वाद अपना प्रदान करें, पुरस्कृत कर। अब सभी करतल ध्वनि से आर्य का अभिनंदन करें। धन्यवाद विवेक जी। मैं
कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ, क्योंकि यह समापन सत्र और सभी के जाने की अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, उसका ध्यान रखते हुए मैं सीधे आज के अपने इस समापन समारोह के माननीय अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कृष्णनंद सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे। डॉक्टर कृष्णनंदन सिंह जी। आज इस अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव में आए सबसे पहले और सबसे मेरे समझ से विशेष भैया बहनों जो देश के भविष्य हैं और जिन्होंने इस समारोह को इसके लिए यहाँ पर पहुँचे हैं प्रतियोगिता करके, उन सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस समापन समारोह में मंचासीन श्री यतीन्द्र शर्मा जी, श्री ललित बिहारी गोस्वामी जी, अन्य यहाँ पर उपस्थित आचार्य गण, श्री रामलाल जी, श्री अनुज कुमार अकेला जी, श्री डॉक्टर ललित बिहार गोस्वामी जी, माननीय सचिव श्री कुलबीर शर्मा जी, मातृशक्ति श्रीमती भंडारी जी, अन्य उपस्थित गणमान्य सभी को मेरा प्रणाम। आज इस संस्कृति समारोह में आते वक्त मुझे ये लगा कि आज एक विशेष दिन भी है। आज ही से हम वंदे मातरम के शताब्दी का वर्ष भी शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने किया है कि बंकिम चंद्र जी द्वारा रचित इस अद्भुत गान का आज 150 वर्ष पूरे हुए और इसको देश मना रहा है एक वर्ष में। अभी हम लोगों ने इसका मंचन भी देखा, भैया बहनों ने बहुत ही अच्छे तरह से इसे प्रस्तुत किया। लेकिन मुझे ये लगा कि देश का राष्ट्रगान सिर्फ इस वंदे मातरम के बहुत थोड़े से हिस्से को किया गया है और उसका कारण है, मैं अपने भैया बहनों के जानकारी के लिए बता रहा हूँ। उसका कारण है कि जब इसकी रचना हुई और उसके बाद 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने इसे गाया, प्रस्तुत किया। उसके बाद से कांग्रेस के हर सेशन में, और कांग्रेस का मतलब आज की कांग्रेस पार्टी नहीं, वो कांग्रेस पार्टी थी जो एक राष्ट्र के लिए काम कर रही थी। बाद में स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी उस पार्टी ने और उसका स्वरूप तो खैर एकदम बदल गया है। इसलिए उस कांग्रेस और इस कांग्रेस में कोई संबंध नहीं है, नाम वो इस्तेमाल करते हैं इतना ही है। लेकिन पूरे गीत को कहीं अपनाया गया। 1935 15 अक्टूबर को मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑब्जेक्शन किया और 26 अक्टूबर को कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
मान लिया कि नहीं, बाकी हम नहीं मानेंगे, सिर्फ पहले पैराग्राफ को, पहले स्टैंजा को ही हम अडॉप्ट करेंगे। और वही चला आया जब 1950 में संविधान बना, और फिर एक बार सवाल उठा कि वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए, लेकिन फिर अनेक कारणों से, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया गया। जो भी हो, आज हम फिर एक बार वंदे मातरम को याद कर रहे हैं, साल भर उसका हम समारोह मनाएंगे, लेकिन क्यों नहीं हम पूरे गीत को सामने लाए। और इसमें मैं कहूँगा कि हमारे जो विद्यालय हैं, विद्या भारती के और जो संगठन के सभाएं होती हैं, इनमें पूरा हम गीत गाते हैं, लेकिन सिर्फ इतने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको और पूरे राष्ट्र में इसको फैलना चाहिए। सब जाने कि इस गीत में क्या है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसकी खिलाफत की जाए। ये गीत हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग है। अभी माननीय ने बताया बहुत अच्छे तरह से कि संस्कृति जीवन है, और संस्कृति जीवन है, जीवन का तरीका है, जीवन की शैली है। और ये सिर्फ हम संस्कृति से नहीं जानते हैं, हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी ये माना है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, मात्र धर्म नहीं है, ये जीवन शैली है। और इसको रिलीजन, धर्म, और इससे धर्म जैसे शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ये डिनोमिनेशन है, ये रिलीजन में आते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति जब हम कहते हैं तो उसमें ये सब आता है। आज बिहार की इस पावन धरती से, सीता मैया की धरती से, मैं ये भी आप जो बाहर से आए उनको बता दूं कि बिहार में पिछले 5-4 दशकों में हम लोग के देखते देखते दो चीज यहाँ से पूरे देश में और विश्व के अन्य भागों में फैले हैं। एक का जिक्र किया गया कि छठ व्रत पहले सिर्फ बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर, बलिया, इस इलाके में होता था। अब आज छठ व्रत लगभग पूरे देश में लोग कर रहे हैं। मुझे स्मरण है कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस समय कोई ना तो छठ व्रत जानता था और ना ही कोई कांवड़ की बात करता था। ये सावन में हम लोग कांवड़ ले जाते हैं। सरस्वती पूजा मुझे याद है कि हम लोग विश्वविद्यालय में हॉस्टल में रहते थे, तो खोजते थे कि भाई कहाँ सरस्वती पूजा हो रहा है, कि माँ सरस्वती का हम लोग जाके गोड़ लागे प्रणाम करें। और आज देखिए कि भगवती की कृपा है, सब जगह, या मैं कहूँ कि बिहार और पहले 2 जगह कांवड़ की प्रथा थी। एक हमारे देवघर में सुल्तानगंज से बाबा धाम ले जाते थे कांवड़, और बंगाल में कांवड़ ले जाने की प्रथा थी। आज आप देख लीजिए कि ऋषिकेश, हरिद्वार से दिल्ली और उसके आगे, और मैं देख के आश्चर्यचकित हूँ, यहाँ से ज्यादा कांवड़ और उधर वहाँ पे ज्यादा धूमधाम से लोग करते हैं, हल्ला गुल्ला भी कुछ करते हैं जो शायद उचित नहीं है। बट ये एक जागृति है एक तरह की, और इस जागृति से हमें कोई ये लड़ाने की बात नहीं है। इसकी जो बुराइयां हैं उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इतिहास में भैया बहनों मैं बताऊं, हम लोग जो इतिहास पढ़े, जो किताबें हमें मिलती थी, उन किताबों में बहुत सी विकृतियां थी। हमारे देश के महापुरुषों के बारे में बहुत कम लिखा जाता था या लिखा ही नहीं जाता था, और हर चीज को उल्टे ढंग से लिखा हुआ था। अंग्रेजों ने लिखा था, उनकी अपनी
परिस्थितियां थी, अंग्रेजों ने अपने लिए लिखा था वो हिस्ट्री, वो इतिहास को इस तरह से पेश किया था कि भारत में एकता न हो, भारत हमेशा रहे गुलाम। और उसी को आजादी के बाद भी कुछ अपनाया गया, कुछ विचारधाराएं थी जो अंग्रेजों की विचारधारा को वो लोग प्रचलित करते रहे। हमें इसे अब रोकना है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विद्या भारती और अपने विचारधारा से जुड़े जो लोग हैं, और विद्या भारती में खास करके जो किताबें दी जा रही हैं, उन किताबों में इन विकृतियों से हम लोग हटे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में भी अब बदलाव आया है। वहाँ भी अब किताबें जो लिखी जा रही है, ये CBSE में या और जगह भी, उन किताबों में भी बदलाव आ रहे हैं। हमें शिवाजी के बारे में कम बताया जाता था। शिवाजी को एक पंडित कह के मेंशन कर दिया जाता था बहुत सी किताबों में। छत्रपति शिवाजी के बारे में सच्चाई थी ही नहीं। आप जो किताबें निकल रही हैं, आप लोग पढ़ते होंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में, रानी झांसी के बारे में, अन्य हमारे जो चोलास थे, चोला वंशीय थे, हमारे जो दक्षिण भारत में जो थे, उनके बारे में। ये सब बदल रहा है। आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपको आज कुछ सही ज्ञान मिलने का चांस हो रहा है, पहले नहीं। अभी लेकिन एक बात कहूँ, अभी इन्होंने बहुत अच्छे तरह से समझाया कि हम में से कितने अपनी माँ को मम्मी कहते हैं और माँ को माँ कहते हैं। इस विषय में मैं एक और जोड़ दूं, माँ शब्द जो है उसी से अंग्रेजी में भी मदर, उसका भी ओरिजिन वहां पे ट्रेस किया जा रहा है। पितृ, पैट्री, फादर, मदर, मैट्री, माँ। माँ जो शब्द है, कितना छोटा सा शब्द है। बच्चा जन्म लेता है तो रोता भी है तो उसके मुंह से माँ निकल जाता है, माँ माँ करता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे बच्चे मम्मी डैडी, ये मम्मी डैडी का सिलसिला जो है, ये हमारे संस्कृति में नहीं है। मम्मी इजिप्ट में, मिस्र में मम्मी किसको कहते थे, आप लोग बता सकते हैं? बताइए। जो इजिप्ट के महान राजा या फिर जो इजिप्ट में राजवंश के लोग थे, जब उनकी मृत्यु होती थी तो उनका जो मृत शरीर होता था उसको पट्टियों में कुछ पदार्थ लगाकर उसे बांधा जाता था और फिर पैसों के साथ उसे दफनाया जाता था। ये बांध करके रख दिया जाता है पिरामिड के अंदर कब्र का कुछ बना। बहुत सही, बहुत बढ़िया कहा आपने। लेकिन मृत होते थे, मम्मी जिंदा नहीं होती थी, मम्मी मृत होती थी। भाई हम अपने माँ को क्यों मृत का नाम दें? ये कभी आप लोगों ने सोचा है? मम्मी कोई अच्छा शब्द हमारे संस्कृति में के हिसाब से नहीं है। मम्मी मैंने इजिप्ट का जो अगर माने विश्व का, तो मम्मी डेड को कहते हैं, मृत को कहते हैं। तो ऐसे को हम क्यों अपने घर में अपनी पूज्य माता को मम्मी कहें? कभी किसी अंग्रेज के बच्चे को आपने कभी सुना है किसी ने अपने माता पिता को माता या पिता कहते, बाबूजी कहते? मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक ऐसे स्कूल में गया था पढ़ने जहाँ पे भारतीय संस्कृति भी थी लेकिन अंग्रेजियत भी बहुत थी। और उस स्कूल में जितने बच्चे थे, बहुत से बच्चों के माता पिता आते थे तो वो लोग डैडी कहते थे, मॉम मम्मी कहते थे। और हम लोग कुछ थे, हम लोग माता पिता आते थे तो हम लोग माँ या बाबूजी या पिताजी कह के एड्रेस करते थे। वो लोग
लोग कभी कभी हम लोग पर हंसते थे, लेकिन ये अपना विचार है। हम अपने संस्कृति पे अपने तरीके पर अड़े रहेंगे, हम दूसरों का बंदरों की तरह नकल नहीं करेंगे। भैया बहनों, आज इस समारोह में खास करके ये वंदे मातरम का ये मंचन और फिर ये हमारे भैया ने जो ये गीत गाया सुन के मैं बहुत प्रभावित हुआ और आप सबों को बहुत बहुत बधाई। और मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि अपने संस्कृति को, अपने भारतीय तरीकों को, वेशभूषा को मत छोड़िए। ये पैंट शर्ट जीन्स ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप ना पहनिए, मनो पहनिए कभी कभी, लेकिन हमारे जो ये कपड़े हैं, धोती पहनते थे लोग यहाँ, अभी भी पहनते हैं यहाँ पर। मुझे प्रसन्नता हुई कि कुछ लोग धोती में थे, तो मुझे मालूम होता कि मैंने भी ये पहन लिया होता। लेकिन आजकल धोती कम लोग पहन रहे हैं। पहले खेत में काम करने वाला किसान, मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग सब धोती पहनते थे। आज धोती कहाँ दिखाई देता है। और धोती और साड़ी, दक्षिण भारत में भी उसे धोती कहते हैं, जिसको लुंगी की तरह से पहनते हैं लोग। वो भी इतना बढ़िया इस देश के क्लाइमेट, इस देश के पर्यावरण, इस देश के लिए इतना सही पोशाक है। और ये पैंट शर्ट, इसमें कितनी कठिनाई होती है। आपका पसंद है, मैं ये कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। और इशारा भी हो गया है कि मैं सर ज्यादा बोल रहा हूँ, आप लोग ज्यादा बोल कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप सबों को एक बार फिर बधाई देते हुए नमस्कार। वंदे माता जगत जननी सीता की। बहुत सुंदर, अपने लिए एक बार जोरदार तारीफ कर लीजिए। साथों भैया बहन, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर ललित बिहारी गोस्वामी जी से, जो प्रभारी है संस्कृति शिक्षा संस्थान और आप विद्या भारती के अनेक वर्षों तक मंत्री रहे, संस्कृति शिक्षा संस्थान के आप अध्यक्ष रहे, आपसे आग्रह कि हमें अध्यक्षीय आशीर्वचन प्रदान करें। परम सम्मानित मुख्य अतिथि श्री कृष्ण नंदन जी, हमारे प्रेरणा स्रोत मान्यवर यतीन्द्र जी, मेरे अभिन्न मित्र भाई कुलवीर जी, संघ और विद्या भारती के यहाँ के करीब बैठे हैं, आगंतुक आचार्य जी के भैया और हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी भैया भाई, अध्यक्ष होना सबसे खराब बात है, ऐसा लगता है। बोलने के लिए कोई सामग्री नहीं बचती, मतलब सब समाज में पहले बोल और समय भी नहीं मिलता। 2 से 3 मिनट लेंगे तो हमारे शरीर की और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर भी 2 मिनट मिला है। हम यहाँ सीता माँ की जन्मभूमि में आए हैं। हम कहते हैं ईश्वर का अवतार होता है, अवतार करके ऊपर से नीचे की ओर आना। लेकिन हमारी माँ सीता जो है वो धरती में से जन्म लेती है, इसीलिए उसका नाम सीता है। हल का फल जहाँ टकराया वहां से जन्म हुआ, इसलिए सीता है। इसीलिए उनका नाम उर्विजा है, इसीलिए भूमिजा है। धरती के जितने भी पर्यायवाची हैं उसमें 4 जोड़ दीजिए, सीता अर्थ हो जाएगा। और ये धाम है, पवित्र नदियों के किनारे हमारे जिन परम तपस्वी ऋषियों ने वेद मंत्रों का दर्शन किया, आत्म साक्षात्कार किया, वो सब तीर्थ कहलाते हैं। तीर्थ शब्द का ही अर्थ है जल। देखिए, जहाँ भगवान प्रकट होते हैं, भगवती सीता प्रकट होती है, उसे हम धाम कहते हैं, तीर्थ नहीं कहते। इसका दर्जा थोड़ा
इच्छा थी कि हम वहाँ जाएं, सीतामढ़ी माँ का दर्शन करें, वो अब इस बहाने पूरी हो गई। इसलिए विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के हमारे जो सभी अधिकारी हैं वो प्रणम्य है, धन्यवाद देने योग्य है। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि 150वीं जयंती चल रही है वंदे मातरम की, और वंदे मातरम आपने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। यही साथ है इसमें सब कुछ समा जाता है, लेकिन इस बारे में बहुत दोहराते न हुए एक केवल हमारे बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हो गए रंगा हरि जी, उन्होंने वंदे मातरम की आत्मकथा एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, और वो पुस्तिका पठनीय है, आपको प्राप्त करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, आसानी से प्राप्त हो जाएगी। उसमें वंदे मातरम की पूरी आत्मकथा है, कहाँ कैसे ये प्रारंभ हो गया, कैसे बंकिम बाबू ने इसकी रचना की, इत्यादि इत्यादि। और बाद में उनका एक उपन्यास है आनंद मठ, उसमें इस वंदे मातरम गीत को स्थान मिला है। बाकी तो हम जो उसे कहते हैं संस्कृति संस्कार और हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब का सब बहुत संक्षेप में अगर बताने बैठेंगे तो बहुत 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 समय लग सकता है, लेकिन अपने आदरणीय यतीन्द्र जी ने और डॉक्टर कृष्णनंदन जी ने हमारे सामने रखा है, उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, समय की सीमा है। इसलिए यहाँ आकर हम धन्य हुए, ऐसा आनंद आपके सामने प्रकट करना है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना है, आप सबको शाबाशी देनी है, आपका अभिनंदन करना है। आपने यहाँ आकर पुरस्कार जीते, लेकिन वास्तव में प्रतियोगिता इनके अपने आप से होती है। ये मेडल नहीं मिला होगा, लेकिन पिछले साल से हम इस साल कितना आगे बढ़ गए, हमारे स्किल हमारा कौशल उसमें कितना विकास हुआ, एक बार ये आप बैठ करके देखेंगे और पाएंगे कि अगर हम पहले से आगे बढ़े हैं, 10 वर्ष से आगे बढ़े हैं, तो उसे आप सार्थकता समझिए। सभी का अभिनंदन, इसलिए सभी को प्रणाम। समारोह संस्कृति समारोह के अंतिम पड़ाव पूर्णता के लिए आज के इस समारोह में धन्यवाद ज्ञापन मेरा आग्रह विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के माननीय सचिव श्री कुलवीर शर्मा जी से। अभी अभी एक और सूचना है कि हम ये अपना कार्यक्रम संस्कृति का महोत्सव एक सांस्कृतिक नगरों में करते हैं। जैसे पहले सब जानते हैं प्रयागराज में हुआ, उज्जैन में हुआ, मथुरा में हुआ, यहाँ माँ सीता के चरणों में बैठ करके हमने ये सारा अपना कार्यक्रम किया। अगला कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में होगा, ऐसा हमें निश्चय किया। आप सब लोग कुरुक्षेत्र पधारेंगे, हमें आनंद होगा, आपका स्वागत होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अगर किसी को किसी से नहीं कुछ बुलवाना है तो उसको धन्यवाद कहने के लिए बोल दिया जाए तो वो सिर्फ धन्यवाद नहीं बोलता है। हमारे अधिकारियों ने संस्कृति की जो महत्व समझा, इसी कारण से विद्या भारतीय संस्थान होने के बाद भी अखिल भारतीय संस्कृति शिक्षा संस्थान का स्थापना की और उसी के माध्यम से अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव यहाँ हो रहा है। और मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए कहा गया है, तो धन्यवाद से पहले एक मैं बात कहना चाहता हूं जो मन की बात है।
कल श्रीमती पल्लवी विश्वास हमारे बीच में थी। उन्होंने कुछ टिप्पणी करी, क्योंकि वो मेरी और आपकी गुरु बहन है, इसलिए बहुत ज्यादा उन्होंने जो सुझाव दिए या कोई टिप्पणी की उसको बुरा ना लेते हुए, अन्यथा ना लेते हुए, विशेष तौर पर यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, बहन भाई हैं, और यहाँ के जो अपने जो जिन्होंने इनके पीछे मेहनत की है, संगीताचार्य हैं, बहन भाई, वो उन सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। उनको ये सोचना चाहिए कि वो विषय हमारे अधिकारियों के लिए है, विशेष तौर पे मेरे लिए है। क्या चयन करना, क्या नहीं चयन करना, वो मुझे कह के गई है, आपको नहीं। इसलिए कल जो भावुक हुई थी मेरी बहनें, उनको भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। और वो आज भी भावुक थी, क्योंकि आज भी चुनाव उनको पुरस्कार मिला है। दुख होता है तो भी भावुक होती है बहनें, और सुख होता है तो भी भावुक होती है। धन्यवाद ज्ञापन में सर्वप्रथम मैं डॉक्टर कृष्ण वंदन सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर पे वो हमारे आमंत्रण पर यहाँ आए और उन्होंने हमारे साथ अपना ज्ञान साझा किया। उसके पश्चात अपने अधिकारी श्रीमान यतेंद्र शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूं। अभी वो किसी और कार्यक्रम में थे, वहां से व्यस्तता के कारण कल ही वो आए और उन्होंने हमारे मार्गदर्शन लिया। इस कार्य में सबसे ज्यादा जो केंद्र बिंदु है वो हमारी छात्र भैया बहन है। उनका मैं सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। देश के 11 जो क्षेत्र हैं उनसे सब लोग आए और धीरे धीरे ऊपर चलते चलते विभाग से प्रांत से क्षेत्र करके आप यहाँ आए हैं। प्रतियोगिता नहीं समझ करके, अपने ऊपर ही हमारी प्रतियोगिता है ये सोच करके आगे की तैयारी करेंगे। मैंने बताया कि मैं भी आपका जो गुरु भाई हूँ और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसके हाथ में संस्कृति बहुत सुरक्षित है। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर पर स्थानीय जो विद्यालय है उनके आचार्य बहन भाई हैं, उन्होंने जो दिन रात मेहनत की है वो अतुलनीय है। उसका भी मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुआयामी कार्यकर्ता जो यहाँ लगे रहे और हमारे साथ जो एक कार्यकर्ता लगे रहे, बोले 4 दिन से मैं सोया नहीं हूँ ठीक से। तो ये जो डेडिकेशन है, ये जो समर्पण है, उनको भी नमन है, उनका भी धन्यवाद है। यहाँ की स्थानीय जो विद्यालय है उसकी कार्यकारिणी, उसके अधिकारी, हमारे जो क्षेत्र के अधिकारी, प्रांत के अधिकारी और विशेष तौर पर हमारे क्षेत्र के जो संगठन मंत्री हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। साधन तो लगे, जो श्रम लगा, जो मेहनत लगी, जो रचना आप लोगों ने की, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे संस्था के अध्यक्षा को आना था, उनके पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इस कारण से वो नहीं आ पाई है। उन्होंने भी कहा कि बच्चे जो भी हो उनको आशीर्वाद और भविष्य के लिए आज वो देकर के आए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना,